नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। जयपुर में हाल ही में आयोजित हुई ब्रिक्स देशों की बैठक और विश्व खाद्य दिवस के इस वर्ष के उद्देश्य के अलावा चर्चा करेंगे नोबेल पुरस्कार 2016 की। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। जयपुर में आयोजित हुई चौथे ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार की मंत्री स्तरीय बैठक। जीएम सरसों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर लगी रोक, पहले ली जाएगी सार्वजनिक राय। मौसम के साथ क्यों जरूरी है कृषि में बदलाव, जानिए क्या है इस बार विश्व खाद्य दिवस पर खास। और खोज खबर में चर्चा करेंगे साल 2016 के नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वैज्ञानिकों और उनके शोधों की। और अब खबरें विस्तार से। बेंगलुरु में हाल ही में आयोजित ब्रिक्स युवा वैज्ञानिक सम्मेलन के बाद 8 अक्टूबर को जयपुर में चौथे ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार बैठक का आयोजन किया गया। मंत्री स्तरीय इस बैठक का उद्देश्य विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में ब्रिक्स देशों के सहयोग को मजबूती प्रदान करना था। बैठक की अध्यक्षता विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं भू विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की। इस मौके पर उन्होंने भारत द्वारा विज्ञान में मिली उपलब्धियों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। ब्रिक्स देशों की वैज्ञानिक गतिविधियां भारत में आकार पकड़ने को तैयार हैं। पहले बेंगलुरु में ब्रिक्स युवा वैज्ञानिक कॉन्क्लेव और अब जयपुर में ब्रिक्स देशों की चौथी विज्ञान, तकनीकी और शोध मंत्रियों की बैठक। 8 अक्टूबर को हुई बैठक का मकसद स्पष्ट था, ब्रिक्स देशों की वैज्ञानिक गतिविधियों और आपसी सहयोग को और मजबूत करना। तमाम प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए अपने उद्घाटन भाषण में डॉक्टर हर्षवर्धन ने ब्रिक्स देशों के बीच बेहतर सहयोग के 5 बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया। निर्माण, कार्यान्वयन, अनुकलन, शोध और निरंतरता। I can tell you with a lot of satisfaction and pleasure that the progress that has been made in the science and technology area with mutual cooperation and implementation of the various plans has been extraordinarily satisfying. यही वजह है कि जयपुर में भारत के आह्वान का सभी ब्रिक्स देशों ने खुले दिल से स्वागत किया। सदस्यों ने तय किया है कि ब्रिक्स देशों में वैज्ञानिक और तकनीकी शोध से जुड़े सहयोग को बढ़ाया जाए, उनके आयाम विस्तृत किए जाएं और उन्हें संस्थागत बनाकर प्रभावशाली आकार दिया जाए। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों ने कई क्षेत्रों में प्रगति की है। मसलन फोटोनिक्स, उपकरण विज्ञान और नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल विज्ञान, ऊर्जा, जियोस्पेशियल तकनीकी, अंतरिक्ष विज्ञान, प्राकृतिक आपदा उन्मूलन एवं प्रबंधन और वाटर एंड सॉलिड स्टेट लाइटिंग। ब्रिक्स देशों में युवाओं के आविष्कार का अधिक से अधिक फायदा उठाने के लिए ब्रिक्स विज्ञान और तकनीकी एंटरप्रेन्योरशिप और शोध सहयोग कार्यक्रम के भारत के प्रस्ताव का सभी सदस्य देशों ने अनुमोदन किया है। जीन संवर्धित यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। एक याचिका के मुताबिक जीएम सरसों का मानव एवं पर्यावरण पर बुरा असर पड़ सकता है। गौरतलब है कि धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 यानी कि DMH11 को दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है और उनका मानना है कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं कि जीएम सरसों के इस्तेमाल से पहले सार्वजनिक राय ले ली जाए। आनुवंशिक रूप से संवर्धित फसलों पर विवाद पुराना है। विवादों की इस कड़ी का ताजा हिस्सा है DMH11, जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। सरकार के तकनीकी विभाग से हरी झंडी मिलने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने जीएम मस्टर्ड को देश भर में लागू करने पर रोक लगा दी है।
याचिकाकर्ता अरुणा रॉड्रिगेज की दलील थी कि आनुवंशिक रूप से संवर्धित सरसों का ये प्रकार इंसानों की सेहत के लिए हानिकारक है, इंसानों में असाध्य रोग उत्पन्न कर सकता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। याचिका में दलील दी गई कि DMH11 में उस बैक्टीरिया से बार जीन्स का प्रत्यारोपण हुआ है जिनमें तृणनाशक क्षमता है। इससे पौधों में ग्लूफोसिनेट युक्त वीडिसाइड क्षमता उत्पन्न होती है। ग्लूफोसिनेट हानिकारक है जिसे दूर करने के लिए किसानों को कुछ चुनिंदा ब्रांड के रसायनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान होना चाहिए कि ये कुछ टॉक्सिक एलर्जेनिक फूड चेन में ना जाए, और दूसरी बात रिसोर्स फ्रूगैलिटी, पानी और ना यूज़ करें, खाद और ना डालें, उसका इस्तेमाल ठीक ठाक करें और केमिकल पेस्टिसाइड से बचकर बायोलॉजिकल समाधान करें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के तकनीकी विभाग के उस फैसले के विपरीत है जिसमें सरसों की इस किस्म को खाने, खिलाने और पर्यावरण के माकूल माना गया था और जल्द ही इसे वाणिज्यिक रूप से देश भर में लागू करने की तैयारी हो रही थी। हालांकि बीज विकसित करने वाले शोधकर्ताओं की टीम ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। फिलहाल बीज पर रोक लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि ऐसे किस्म को खेती करने के लिए जारी करने से पहले इस पर आम लोगों की प्रतिक्रिया ले। जलवायु परिवर्तन का सीधा असर फसलों पर पड़ता है और फिर प्रभावित होते हैं हमारे खाद्यान्न। इसलिए जरूरी है कि जलवायु परिवर्तन के अनुसार कृषि में भी परिवर्तन लाया जाए, जिससे कि ज्यादा खाद्यान्न उत्पन्न करने के साथ साथ इसे बचाया जा सके। विश्व खाद्य दिवस 2016 पर यही संदेश पूरे विश्व में फैलाया जा रहा है और लोगों को खाद्यान्न और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में जानकारी दी जा रही है। पेश है ये रिपोर्ट। जैसे जैसे विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है, भुखमरी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2015 के आंकड़ों पर नजर डालें तो कई देशों में भुखमरी एक गंभीर और आम समस्या है, जिसमें भारत भी 25वें स्थान पर शामिल है। भविष्य की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2050 तक विश्व की औसत आबादी लगभग 9.6 अरब के करीब होगी, जिसके लिए खाद्यान्न मुहैया कराना पूरे विश्व के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। जबकि दूसरी ओर बढ़ता तापमान, भारी बारिश और सूखा जैसे मौसम में आए बदलावों ने न सिर्फ फसलों बल्कि खाद्य सुरक्षा प्रदान करने वाले दूसरे जरियों जैसे कि पशुपालन और मत्स्य पालन आदि पर भी प्रभाव डाला है। ऐसे में कृषि में कुछ ऐसे बदलाव लाने होंगे जिससे खाद्य उत्पादन पर मौसम परिवर्तन का कोई असर न पड़े और खाद्य सुरक्षा भी बनी रहे। इसी कड़ी में 16 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व खाद्य दिवस पर भी यही संदेश फैलाया जा रहा है, जिसकी इस वर्ष की थीम है क्लाइमेट इज चेंजिंग, फूड एंड एग्रीकल्चर मस्ट टू, यानी कि मौसम बदल रहा है, खाद्य और कृषि में भी बदलाव होना चाहिए। कृषि में बदलाव के रूप में कम भूमि में ज्यादा पैदावार के तरीके अपनाने होंगे और साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का भी समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। ये तभी संभव हो सकता है जब ग्रामीण स्तर पर मजबूती लाई जाए और छोटे छोटे किसानों को इसकी जानकारी दी जाए। वहीं आज भी दुनिया में खाए जाने से पहले ही काफी खाद्यान्न बर्बाद हो जाते हैं, इसलिए इसे रोकना भी बेहद जरूरी है। जैसे फसलों की कटाई से लेकर उनके बाजार तक पहुंचने के बीच विभिन्न स्तर पर खाद्यान्न की काफी बर्बादी होती है। इसे कम कर काफी खाद्यान्न उपयोग में लाया जा सकता है। इसके अलावा भी आम जीवन में कई ऐसे छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा खाद्यान्न को बचाया जा सकता है, जैसे उतना ही भोजन बनाएं जितने की
आवश्यकता हो। बचे हुए खाने को फेंके नहीं बल्कि उसे दोबारा इस्तेमाल में लाएं। इस प्रकार आम उपायों और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर ही हम विश्व से भुखमरी जैसी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे वापस विज्ञान की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और देश और दुनिया में चल रही वैज्ञानिक हलचलों को जानने के लिए आइए देखते हैं साइंस एक्सप्रेस। वर्ल्ड स्पेस वीक के मौके पर इसरो द्वारा 8 अक्टूबर को विशाखापट्टनम में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। वर्ल्ड स्पेस वीक विश्व भर में हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है। प्रदर्शनी में इसरो के विभिन्न मिशन को दर्शाया गया था, जिसे देखने के लिए कई स्कूलों के छात्र पहुंचे। Basic purpose is the real use of space for the mankind is not fully understood by the common man. It is not spread across the world. For this purpose, United Nations has declared that 4th to 10th October will be World Space Week and all the nations should celebrate. इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य छात्रों और आम लोगों को अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति ज्ञान प्रदान कराना था। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाले प्रतिष्ठित NASI स्कोपस यंग साइंटिस्ट 2016 का पुरस्कार नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रजनीश कुमार को दिया गया है। उनको ये पुरस्कार एक तकनीक विकसित करने के लिए दिया गया है, जिसमें उन्होंने प्राकृतिक गैस हाइड्रेट से मीथेन को अलग करने की प्रक्रिया विकसित की है। ये पुरस्कार युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस और एल्सेवियर की ओर से दिया जाता है। हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिकों ने प्रोक्सिमा सेंटोरी की खोज की है, जो सौर मंडल का सबसे निकट का तारा है। ये चक्कर लगाता है, इस पर सूर्य की तरह धब्बे भी हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि प्रोक्सिमा बी, जो प्रोक्सिमा सेंटोरी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, उस पर पृथ्वी जैसे रहने योग्य परिस्थितियां हैं। ये एक समुद्र से ढका हो सकता है और इस पर एक हल्की गैस वाला वातावरण भी संभव है। कंप्यूटर सिमुलेशन के अनुसार प्रोक्सिमा बी की सतह पर पाए जाने वाले पानी की मात्रा पृथ्वी के लगभग ही है। चोट को जल्दी ठीक करना अब और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि नासा ने एक इलेक्ट्रोएक्टिव बैंडेज विकसित कर लिया है। इस बैंडेज के फाइबर इलेक्ट्रोएक्टिव पदार्थ पॉलीविनाइलिडीन फ्लोराइड के बने हुए हैं, जो शरीर की गर्मी और कोशिकाओं के विकास द्वारा संचालित होते हैं। इसके द्वारा एक इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न होता है, जो चोट को जल्द ठीक करने में मदद करता है। If you look at this material, it's in the form of a gauze, like a bandage. Not only is it protecting your wound to reduce infection, it's also helping you accelerate your healing process. We think that this is a technology that, although it was developed for aerospace applications, might have huge societal impact. इसके साथ ही ये बैंडेज संक्रमण और उससे जुड़ी जटिलताओं को भी कम करता है। एक नई खोज में एकेडमी ऑफ नेचुरल साइंसेज ऑफ ड्रेक्सिल यूनिवर्सिटी, डेलावेयर वैली यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के वैज्ञानिकों ने मिलकर विलुप्त हो चुकी कवचधारी मछली की एक प्रजाति की खोज की है। इस विशाल मछली का आकार 5.5 फीट है, जिसकी खोज 15 साल पहले एक जीवाश्म द्वारा की गई थी। ये मछली एंटीआर्की दल की है, जो कि विलुप्त मछलियों का दल है। इन मछलियों की पहचान इनके शरीर पर पाए जाने वाले विशेष कवच द्वारा की जाती है, जो सिर तक पाया जाता है। इस मछली को बोथ्रियोलेपिस रेक्स नाम दिया गया है। विज्ञान समेत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च नोबेल पुरस्कार 2016 की घोषणा कर दी गई है। मुख्य रूप से विज्ञान के 3 क्षेत्रों में इस बार चिकित्सा, रसायन और भौतिक विज्ञान के लिए 7 वैज्ञानिकों का चयन किया गया है।
इनमें फिजियोलॉजी या मेडिसिन में कोशिकाओं से जुड़ी एक प्रक्रिया ऑटोफेजी की खोज के लिए जापान के वैज्ञानिक योशिनोरी को सम्मानित किया जाएगा। वहीं रसायन विज्ञान में आणविक मशीनों के विकास में और भौतिकी में तत्व के विविध रूपों की खोज के लिए 3 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया जाएगा। तो चलिए आज के अपने इस खास सेगमेंट खोज खबर में चर्चा करेंगे इसी विषय पर और जानेंगे नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित वैज्ञानिकों और उनके शोध के बारे में। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों का ऐलान हो गया है। 2016 में विज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार किन्हें और क्यों मिलेगा, इसकी घोषणा कर दी गई है। हर साल की तरह इस साल भी वैज्ञानिकों को उनके अहम शोधों के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। शुरुआत करते हैं फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र से, जिसमें 2016 के नोबेल पुरस्कार के लिए जापान के वैज्ञानिक योशिनोरी ओशुमी को उनकी खोज मैकेनिज्म्स ऑफ ऑटोफेगी के लिए चुना गया है। ノーベル賞を私は、少年時代にはまさしく夢だったように記憶しておりますが、実際に研究生活に入ってからはノーベル賞は私の全く意識の外にありました。 ऑटो का अर्थ होता है स्वयं और फेगी का मतलब है खाना, लिहाजा ऑटोफेगी का शाब्दिक अर्थ है खुद को खाना। ऑटोफेगी की प्रक्रिया सभी जीवों में होती है। ऑटोफेगी वो प्रक्रिया है जिसमें बेकार या नाकाम हो चुकी कोशिकाएं प्राकृतिक रूप से खुद ब खुद समाप्त हो जाती हैं। इस विशेष प्रक्रिया में लाइसोसोम का अहम योगदान होता है, जिसमें लाइसोजाइम नामक एंजाइम भरा होता है। ऑटोफेगी की प्रक्रिया में कोशिकाओं के बेकार हो चुके अवयव लाइसोसोम में पहुंचते हैं, जहां लाइसोजाइम एंजाइम इन्हें खत्म कर देते हैं। योशिनोरी ओशुमी ने ऑटोफेगी पर अपना शोध 1990 के दशक में शुरू किया था और सबसे पहले ये प्रक्रिया यीस्ट में खोजी थी। उन्होंने यीस्ट में होने वाले ऑटोफेगी के जीन्स की भी खोज की। बाद में उन्होंने पाया कि स्वयं को खाने वाली ऑटोफेगी की प्रक्रिया इंसानों में पाई जाने वाली कोशिकाओं में भी होती है। उनकी ये महत्वपूर्ण खोज ये जानने में मददगार रही कि कोशिकाएं किस तरह अपने अवयवों को रिसाइकिल करती हैं। रसायन शास्त्र के लिए 2016 का नोबेल पुरस्कार आणविक मशीनों के डिजाइन और संश्लेषण के लिए संयुक्त रूप से जॉन पियर सॉवेज, सर जे फ्रेजर स्टोडार्ट और बर्नार्ड एल फेरिंगा को दिया गया। आणविक मशीनों को नैनो मशीनों के नाम से भी जाना जाता है। ये एक दिलचस्प खोज है। My work, along with that of Jean-Pierre Sauvage, has been to find ways of making a new bond in chemistry called the mechanical bond. And this new bond in chemistry, now almost 25 years old, but in chemical terms very new, is more of a physical bond than a chemical bond. And it allows component parts of molecules to move with respect to each other. So either two rings moving with respect to each other, or a ring moving along a long rod section of a dumbbell type component. And this forms the basis for the construction of very small sub-nanometer, very small molecular machines. इस प्रक्रिया में अणुओं का जटिल संयोजन होता है, जिनमें बाहरी दबाव से मैकेनिकल गति आती है। इस प्रक्रिया के आधार पर बने कुछ मॉलिक्यूलर उपकरणों में मॉलिक्यूलर मोटर्स, मॉलिक्यूलर प्रोपेलर्स और मॉलिक्यूलर स्विच इत्यादि शामिल हैं। मॉलिक्यूलर मशीनें दुनिया की सबसे छोटी मशीनें होती हैं और रसायन शास्त्र के अध्ययन में कई नए आयाम जोड़ती हैं। भौतिकी के क्षेत्र में 2016 का नोबेल पुरस्कार 2 भागों में बांटा गया है। पहला हिस्सा डेविड जे थूलेस को मिला है, जबकि दूसरा हिस्सा संयुक्त रूप से एफ डंकन एम हॉल्डेन और जे माइकल कॉस्टरलिट्ज को टोपोलॉजिकल फेज ट्रांजिशंस और टोपोलॉजिकल फेजेस ऑफ मैटर में सैद्धांतिक शोध के लिए दिया गया है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो फेज ट्रांजिशन ठोस, द्रव और गैस से अलग पदार्थों का स्वरूप है, जबकि टोपोलॉजी गणित की एक शाखा है जिसमें पदार्थों के स्वरूप परिवर्तन की कदम दर कदम व्याख्या होती है।
1970 और 1980 के दशक में शोधकर्ताओं की टीम ने नई व्याख्या करते हुए बताया कि ठोस, द्रव और गैस से अलग भी पदार्थों के स्वरूप होते हैं, जिनमें तत्व अलग और अजीबोगरीब स्थिति में होते हैं। शोधकर्ताओं की टीम ने आकलन किया कि ऐसे बेहद पतले पदार्थ दो या एकल परिमाप में होते हैं। गणितीय गणना के आधार पर इन तत्वों के स्वरूप की जांच की गई। मसलन सुपरफ्लूइड, जो वैसे तो तरल पदार्थों की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन इनमें विस्कोसिटी यानी बहाव के लिए प्रतिरोधी क्षमता नहीं होती। कहना गलत नहीं है कि नोबेल पुरस्कार विजेताओं के इन शोधों ने वैज्ञानिक ज्ञान को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही। विज्ञान और तकनीक की ताज़ा हलचलों के साथ अगले हफ्ते एक बार फिर होंगे हाजिर, इसी वक्त राज्यसभा टीवी पर। नमस्कार।